जहां वेद का ज्ञान निहित है, संबंधों की आशा है, विश्व भाल पर नित्य दमकती अपनी हिंदी भाषा है। हिंदी भारत की, भारतीयों की आत्मा है। हिंदी पूरी दुनिया में भारत की आन बान और शान है। ये एक भाषा भर नहीं है, ये एक संस्कृति है, एक जीवन धारा और एक सभ्यता है जिसकी रगों में अपनत्व, प्रेम और मित्रता का रस बहता है। हिंदी एक जीवन शैली है। हिंदी ज्ञान का एक ऐसा सूर्योदय है जिसकी दैदीप्य वेला में शब्दों के शिल्पियों ने नित नूतन वितान बुने हैं। हिंदी हमारी है और हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द सिंधु से हुई है और सिंधु का शाब्दिक अभिप्राय नदी से है। अतः भारत के आसपास के समूचे क्षेत्र को सिंधु कहकर पुकारा जाता था। प्राचीन भारत, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान और काबुल से भी आगे तक विस्तीर्ण थीं, उसका ईरान के साथ गहरा और निकट का संबंध था। ईरान की प्राचीन भाषा अवेस्ता में स शब्द को ह की ध्वनि से उच्चारित किया जाता था। अतः स्वाभाविक रूप से सिंधु शब्द को वहां के लोग हिंदू कहकर उच्चारित करते थे। ईरान में ये शब्द हिंदू, हिंदी और हिंद तीनों ही रूपों में प्रयोग किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। कालांतर में हिंद शब्द पूरे भूभाग और यहां के निवासियों के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। भारत के लिए वाचक बने शब्द हिंद में ईरानी भाषा का एक प्रत्यय लगने से हिंदिक, हिंदीक बना, जिसका तात्पर्य था हिंद का। यूनानी शब्द इंदिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि इसी हिंदीक के विकसित रूप हैं। यही हिंदीक शब्द अरबी से होता हुआ ग्रीक में इंदिके, इंदिका, लैटिन में इंडिया तथा अंग्रेजी में इंडिया बन गया। अरबी एवं फारसी साहित्य में हिंदी में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए ज़बान हिंदी पद का उपयोग हुआ है। भारत आने के बाद मुसलमानों ने ज़बान हिंदी, हिंदी जुबान अथवा हिंदी का प्रयोग दिल्ली, आगरा के चारों ओर बोली जाने वाली भाषा के अर्थ में किया। सामान्यतः भाषा को बहते नीर की संज्ञा दी जाती है। 1000 से भी अधिक वर्षों से बह रही हिंदी की गंगा में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि अनेक भाषाओं के शब्दों की धाराएं आकर मिलती गईं और इसने सभी को मुक्त हृदय से आत्मसात भी किया। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन यज़दी के जफरनामा में सन 1424 ईस्वी में मिलता है। जब इतिहासकार यज़दी ने जफरनामा लिखा, तब तक हिंदी अपने वर्चस्व के पथ पर आरूढ़ हो चुकी थी। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रसिद्ध हो चुके शायर अमीर खुसरो की रचनाओं में हिंदी शब्दों के प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी पी के संग। हिंदी के विकास की यात्रा अमीर खुसरो के महती योगदान के बिना अधूरी ही रहेगी। उन्होंने हिंदी के उत्थान में अतुलनीय योगदान दिया। अबुल हसन अमीर खुसरो 14वीं सदी के आसपास दिल्ली के पास रहने वाले एक प्रमुख कवि, गायक और संगीतकार थे। खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। वो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही हिंदी भाषा हिंदवी का उल्लेख किया था। वो फारसी के कवि भी थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था।
उनके ग्रंथों की सूची लंबी है। उनकी रचनाएं कालजयी हैं, जो सदियों उपरांत आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। खुसरो की रचनाओं में हिंदी के विशिष्ट शब्दों की झलक भी मिलती है, जिससे ये कहना आसान हो पाता है कि मूलतः उर्दू और फारसी का रचनाकार भी यदि अपनी अभिव्यक्ति के लिए हिंदी का दामन थामता है, तो ये भाषा की लोकप्रियता और महत्व का परिचायक है, जिसकी झलक खुसरो की इन पंक्तियों में भी मिलती है। और मुख पर डारे केस, गोरी सोवे सेज पर और मुख पर डारो केस। चल खुसरो घरवा अपने, सो सांझ भई चौदे। कोई भी भाषा अपने विकास के क्रम में विभिन्न पड़ावों से गुजरती है। हिंदी भी इसकी अपवाद नहीं थी। हिंदी शब्दावली में मुख्यतः दो वर्ग हैं, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द वो शब्द हैं जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है, जैसे अग्नि, दुग्ध, दंत, मुख। जबकि तद्भव शब्दों के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिनका जन्म तो संस्कृत या प्राकृत भाषा में हुआ था, लेकिन उनमें काफी ऐतिहासिक बदलाव आया है, जैसे आग, दूध, दांत, मुंह आदि। इसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ देशज शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। देशज का अर्थ है जो देश में ही उपजा या बना हो, जो न तो विदेशी हो और न ही किसी दूसरी भाषा के शब्द से बना हो। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में उन शब्दों को देशी कहा है जो संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव रूपों से भिन्न हैं। अंग्रेजी के मूल शब्द लगभग 10,000 हैं, जबकि हिंदी के मूल शब्दों की संख्या 2.5 लाख से भी ज्यादा है। हिंदी का क्षेत्र विशाल है तथा हिंदी की अनेक बोलियां यानी उपभाषाएं हैं। हिंदी की बोलियों में प्रमुख हैं अवधी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, झारखंडी, कुमाऊनी, मगही आदि। मिश्रित भाषा और बोलियों में अनेक ऐसी कालजयी रचनाओं का जन्म हुआ जिन्होंने पूरे विश्व में भारतीय भाषा और संस्कारों का लोहा मनवाया। तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक ऐसा ही ग्रंथ है जो भाषा और धर्म दोनों के लिए एक सेतु बनकर उभरा। अहिंदी भाषी व्यक्तियों ने इसे हिंदी सीखने का माध्यम माना, तो हिंदी के जानकारों के लिए इस ग्रंथ का एक एक पद जीवन मार्ग को प्रकाशित करने का ज्योतिपुंज बना। हिंदी साहित्य के सागर में एक से एक बहुमूल्य रत्नों ने इसकी शब्द संपदा को और भी अधिक समृद्ध किया। भक्तिकाल के कवियों कबीर, तुलसी, मीरा, सूर, रहीम से लेकर आधुनिक काल के हिंदी पुरोधाओं हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चैटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, लोकमान्य तिलक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत आदि के योगदान के साथ हिंदी आगे बढ़ती है। कवि सम्मेलनों और काव्य गोष्ठियों ने भी हिंदी की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला ने हिंदी के शब्दों को एक नई गरिमा प्रदान की। कवि प्रदीप की रचनाओं
और उनके मर्मभेदी स्वर ने हिंदी भाषा की लोकप्रियता को मानो पंख लगा दिए थे। लोगों ने उनके गीतों को गाया भी और हिंदी को अपनाया भी। जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन भी अहिंदी भाषियों महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि ने आरंभ किया। हिंदी भाषा सदा से उत्तर दक्षिण के भेद से परे चहुंदिशी व्यावहारिक होती चली आई है। दक्षिण के प्रमुख संतों वल्लभाचार्य, विट्ठल, रामानुज, रामानंद आदि, महाराष्ट्र के नामदेव तथा संत ज्ञानेश्वर, गुजरात के नरसिंह मेहता, राजस्थान के दादू, पंजाब के गुरु नानक, असम के शंकर देव, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु तथा सूफी संतों ने अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार हिंदी में ही किया है। भारत और भारत के लोगों के लिए तो हिंदी उनका प्राण तत्व है ही, लेकिन इस भाषा की विशेषता उस समय और भी बढ़ जाती है जब विदेशी पृष्ठभूमि के विद्वानों ने भी इसे अपनी भाषा बनाया। ऐसे ही एक विद्वान थे फादर कामिल बुल्के। वो एक बार जब बेल्जियम से भारत आए तो बस यहीं के होकर रह गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन तुलसी, वाल्मीकि और हिंदी भाषा की सेवा में समर्पित कर दिया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें सन 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय संदर्भ में बुल्के कहते थे, संस्कृत महारानी, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे जिनकी रचनाओं ने हिंदी को तो जन जन की भाषा बनाया ही। विकास और उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। देश और देश के बाहर फिल्मों ने भाषा को एक नई क्रांति प्रदान की। फिल्मी गीतों और संवादों के माध्यम से लोगों का स्वाभाविक रुझान हिंदी भाषा के प्रति जागृत होता चला गया। फिल्मों के गीतों ने न सिर्फ हिंदी भाषा के प्रति एक अलख जगाई, बल्कि धर्म और कर्तव्य के प्रति बोध का भी संचार किया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसी अनेक शानदार फिल्मों का निर्माण हुआ जिनमें प्रस्तुत गीतों ने हिंदी न जानने वाले क्षेत्र के लोगों को भी अपना मुरीद बना लिया। राज कपूर की फिल्म श्री 420 का गीत मेरा जूता है जापानी देश की सरहदों को लांघकर सुदूरवर्ती देशों में जब बजा तो साथ ही साथ हिंदी का डंका भी बजा। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी।
फिल्मों ने हिंदी भाषा के उत्थान में सभी तरह से योगदान दिया। मुहावरे हों, अपनी लोकप्रियता और वर्चस्व के कारण को सहता हुआ एक सशक्त संबल खोज रहा होता है, तब कई बार भाषा का प्रवाह उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के प्रबल समर्थक थे। वर्ष 1908 में उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन किया था। उन्होंने 1915 में भारत आते ही हिंदी के लिए बाकायदा एक आंदोलन भी प्रारंभ किया। 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ में एक सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उद्घोष किया, यदि राष्ट्रभाषा का प्रचार करना है तो उसके लिए भगीरथ प्रयास करना होगा। आप लोग लाट साहब को या सरकार के दरबार में जो प्रार्थना पत्र भेजते हैं तो किस भाषा में लिखकर भेजते हैं? यदि हिंदी भाषा में नहीं भेजते तो हिंदी भाषा में लिखकर भेजें। मैं कहता हूं कि आप अपनी भाषा में बोलें, अपनी भाषा में लिखें। उनको गरज होगी तो हमारी बात सुनेंगे। मैं अपनी बात अपनी भाषा में कहूंगा, जिसको गरज होगी वो सुनेगा। जब देश स्वतंत्र हो गया और उसी दिन 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी का साक्षात्कार करने बीबीसी लंदन का एक रिपोर्टर पहुंचा तो गांधी जी का संदेश था, दुनिया से कह दो गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी दिन सन 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाली धारा संविधान में स्वीकृत की गई थी। हिंदी के वैश्विक उत्थान के लिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर, भारत में आयोजित किया गया था। इसीलिए हर साल 10 जनवरी का दिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब से पूर्व 9 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 भारत, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस, तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अक्टूबर 1983 भारत,
चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन 2 से 4 दिसंबर 1993 मॉरिशस। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन 4 से 8 अप्रैल 1996 ट्रिनिडाड और टोबैगो। 6ठा विश्व हिंदी सम्मेलन 14 से 18 सितंबर 1999 ब्रिटेन। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन 6 से 9 जून 2003 सूरीनाम। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 13 से 15 जुलाई 2007 अमेरिका। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 22 से 24 सितंबर 2012 दक्षिण अफ्रीका। और 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 सितंबर 2015 भोपाल मध्य प्रदेश भारत। हिंदी के चहुमुखी विकास के लिए समय समय पर भारत की अनेक विभूतियों ने अपना योगदान दिया। भाषा के चिंतक इस बात को भली भांति समझते हैं कि कहां और कैसे अपनी बात कहनी है। तभी तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में सर्वप्रथम अपना उद्बोधन हिंदी में देकर एक ओर जहां भारतीयों को विस्मय विमुग्ध किया, वहीं दूसरी ओर समूची दुनिया का ध्यान इस भाषा और इसकी विशेषता की ओर आकृष्ट किया। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। आज जब पूरी दुनिया में हिंदी की धाक है और सभी देशों में उसका डंका बज रहा है, ऐसे में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने सभी भाषण प्रायः हिंदी में ही दे रहे हैं। उन्होंने 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में अपना वक्तव्य हिंदी में प्रस्तुत किया, तो अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने उसका अत्यंत गर्माहट के साथ स्वागत किया। हमारे भारतवर्ष में प्रकृति के प्रति आदर भाव आध्यात्म का अभिन्न अंग है। हम प्रकृति की देन को पवित्र मानते हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक आज विश्व में आधा अरब लोग हिंदी बोलते हैं और तकरीबन 1 अरब लोग हिंदी बखूबी समझते हैं। वेब, विज्ञापन, संगीत, सिनेमा और बाजार, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां हिंदी अपने पांव पसारती न दिख रही हो। राष्ट्र में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्र हिंदी भाषा में ही प्रकाशित हो रहे हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय टेलीविजन कार्यक्रमों का निर्माण भी हिंदी में ही किया जा रहा है। प्रायः सभी मोबाइल कंपनियों द्वारा हिंदी में एसएमएस करने की सुविधा उपलब्ध है। लगता है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के वो उद्गार सत्य होने के निकट हैं, जब उन्होंने कहा था, हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वो विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में आसीन हो सकती है। हिंदी की विशेषता ने सभी तरह के अवरोधों को पार करते हुए अपनी गति तय की। अन्य धर्मों और भाषाओं के व्यक्तियों ने भी हिंदी के लिए अपना प्रेम जग जाहिर करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी। अल्लामा इकबाल अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। तराना-ए-हिंद उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। हम सभी उसे सुनते और गाते हुए बड़े हुए हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। काश कुल दुनिया